सोफिया, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि शादी के कितने अरसे बाद आपको पता चल जाता है कि ऑब्वियसली यू कांट कंसीव, तो कौन कौन से तरीके हैं इनफर्टिलिटी के कि आप अपना सकते हैं? देखिए, मैं इस बात को ना एक खुलासे में आज बयान करती हूँ कि जब एक कपल की शादी होती है और जब वो इम्पॉर्टेंट ये बात नहीं है कि जब उसकी शादी होती है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जब से वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जब से एक कपल चाह रहा है कि उनको प्रेगनेंसी हो जाए, और अगर 1 साल तक उस कपल को प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर उनको चाहिए कि वो एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अब इसमें ये बात बड़ी अहम है कि आप चूज़ करें कि आपने किस डॉक्टर को दिखाना है। हर जनरल गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी का इलाज अच्छा नहीं करती और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं होती। तो आपकी एज पेशेंट्स, एज कपल्स, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो कि वेल रिप्यूटेड हो और जो कि इनफर्टिलिटी के इलाज में माहिर हों, उनको आप एक एज अ कपल रीच आउट करें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी, बेऔलादी एक कपल का प्रॉब्लम है, तो एक हस्बैंड और एक वाइफ को इकट्ठे चाहिए कि एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। जैसे कि नईमा ने बड़ा अच्छा हमें बताया कि स्ट्रेस जो एक ऐसा फैक्टर है जो इन कपल्स में बहुत होता है, और जो भी फिर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस इनके साथ डिस्कस करते हैं, जो ट्रीटमेंट के जर्नी से ये लोग गुजरते हैं, इसमें स्ट्रेस हमारे लिए बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है और इलाज करने में हमें इसकी वजह से काफ़ी सोशल इश्यूज़ कपल्स फेस कर रहे होते हैं, और हम लोग वो स्ट्रेस एड ऑन की वजह से ऑनेस्टली डॉक्टर्स भी किसी हद तक स्ट्रगल करते हैं। तो इसके अंदर यही है कि जब एक इनफर्टिलिटी जो फेस कर रहा है कपल, जब वो हमारे पास आता है तो हम उनके इनिशियल टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम लोग फीमेल के हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराते हैं। ये बेसिक टेस्ट हैं जो हम पेशेंट्स के कराते हैं, और इसके बाद फिर अमूमन कपल्स को सबसे पहले सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है। अगर फीमेल और हस्बैंड वाइफ में से कोई ओबीज़ है, ओवरवेट है, तो हम उनको वेट लॉस का मशवरा देते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का कहते हैं, और साथ साथ मिनिमल बेसिक मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मेडिकेशन से स्टार्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट में आगे जाते हैं। अब इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि जो एक कपल हमारे पास आया है उसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में कोई मसला आया है कि नहीं। अगर तो एक कपल में कोई इश्यूज आए हैं, जैसे कि पीसीओएस के बारे में हमने बात की। सोफिया, यहाँ पे आप इश्यूज की बात कर रही हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी बॉडी में ऐसे कौन से जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं एक मर्द और औरत दोनों में, जो फिर इनफर्टिलिटी का रीज़न बनते हैं, आप ये भी बताएं। हाँ जी, इसमें देखें, अगर हम सबसे पहले 3 मसाइल हैं जिसकी वजह से कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं होती। एक मसला है फीमेल के मसाइल, एक है हस्बैंड के मसाइल, और एक तिहाई पेशेंट्स में वो कपल्स हैं जिनमें कोई मसला नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड। इसमें अगर फीमेल्स की बीमारियों के बारे में बात की जाए तो जैसे कि हमने बहुत डिटेल में बात की, इसमें सबसे कॉमन मसला हमारी कम्युनिटी में आजकल पीसीओएस का है। सो फीमेल्स में पीसीओएस के मसाइल होते हैं। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ा कॉमन गायनेकोलॉजिकल मसला है, यानी कि ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट्स का बन जाना, ये भी प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आने की वजह बनती है। उसके अलावा फीमेल्स में ट्यूब्स का ब्लॉक्ड होना या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का यानी कि रसौलियों का होना, ये कॉमन फीमेल्स के मसाइल हैं जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर हम हस्बैंड की तरफ चलें तो हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स में एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड के स्पर्म्स वीक होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। ये मेल्स के मसाइल हैं। उसके अलावा कुछ कपल्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उन कपल्स का है जिसमें फीमेल और हस्बैंड वाइफ के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं और उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। तो मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि इसमें भी बहुत सारे कपल्स हैं जो बेसिक ट्रीटमेंट से कंसीव कर जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग उनको ट्रीटमेंट में आगे लेके जाते हैं।